नमस्कार, मैं हूं पलक रघुवंशी और बंसल न्यूज की खास पेशकश मार्गदर्शन में आपका स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स आपका मार्गदर्शन करेंगे और लक्ष्य हासिल करने में मददगार बनेंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम मार्गदर्शन में हम आपको उन लोगों से रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले हर सवाल का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। मार्गदर्शन की इस खास पेशकश में हमारे साथ धामनौद जिला धार से केतन पांडे मौजूद है, जो नॉलेज पॉइंट एकेडमी के डायरेक्टर है। आपका स्वागत है केतन जी हमारे साथ जुड़ने से। नमस्कार केतन जी, सबसे पहले तो जैसा आपने बताया और जैसा हम सब जानते हैं कि आप नॉलेज पॉइंट एकेडमी के डायरेक्टर हैं, तो सबसे पहले आप अपनी एकेडमी के बारे में हम सबको बताइए। जी मैम, नॉलेज पॉइंट क्लासेस जो हैं वो धामनोद में कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में काम करता आ रहा है। हमने जब ये एकेडमी स्टार्ट की थी तो हमने बहुत ही छोटे छोटे बच्चों से इसकी शुरुआत की थी और आज ये नॉलेज पॉइंट का जो परिवार है काफ़ी बड़ा हो गया है और आज हम लोग, मैंने पर्सनली करीब 1000 बच्चों से ज़्यादा को पर्सनली मेंटरशिप दी है और जो हमारी टीम है वो लगातार बच्चों के इंस्टीट्यूट में प्रवेश से लेके बच्चे जब 12th क्लास पास आउट करके बाहर चले जाते हैं तब तक के लिए हम उनको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। नॉलेज पॉइंट में हमारी जो क्लासेस हैं पहले मात्र 9 to 12th की होती थी, लेकिन अब हमने क्लासेस 1st to 12th कर दी है, हमने स्टाफ बढ़ाया है और हमारा यही उद्देश्य है कि हम कम फीस में बच्चों तक एक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाएं। मार्गदर्शन करते हुए आ रहे हैं केतन जी, आप कितने सालों से छात्रों का मार्गदर्शन करते हुए आ रहे हैं? कितने समय से आप छात्रों को ये बताते आ रहे हैं कि उनके लिए क्या सही होगा और क्या गलत होगा? मैम, इस क्षेत्र में मुझे काफ़ी समय हो गया है और हमने नॉलेज पॉइंट की जो शुरुआत है वो हमने 2021 में की थी, लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है, मैं जब 12th क्लास जैसे ही मैंने पास की उसके बाद से ही मैं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मैंने पढ़ाना चालू कर दिया था। चूँकि पढ़ाने से मुझे बहुत ही खुशी मिलती थी और मैं वैसा ही शिक्षक बनना चाहूँगा जैसे मुझे शिक्षक चाहिए थे, तो मेरे छात्र काफ़ी खुश रहते हैं और मैं उनसे काफ़ी कनेक्ट कर पाता हूं और मुझे काफ़ी समय हो गया है छात्रों को मार्गदर्शन करते करते। क्योंकि कई बार क्या होता है कि छात्र जब पढ़ाई कर रहा होता है, जब तैयारी कर रहा होता है, तो शुरू में छात्रों में काफ़ी एक्साइटमेंट होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि वो एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं कम होता जाता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक जो शिक्षक होता है वो जामवंत का काम करता है कि किस प्रकार से हनुमान जी ने अपनी शक्तियां भूल गए थे। एक समय जब पार करना था सेतु को, तो वो समुद्र पार करना था, तो वो हनुमान जी की जो शक्तियां थी वो भूल गए थे, तो उन्हें जामवंत जी ने याद दिलाया था कि आप में बहुत शक्तियां हैं और आप बकायदा आप इन चीजों को पार कर सकते हैं, समुद्र को पार कर सकते हैं और आप सीता माता का खोज कर सकते हैं। उसी प्रकार से एक शिक्षक का जो एक काम होता है वो बच्चे को सही मार्गदर्शन देना और उनको गाइड करना होता है। तो इसी प्रकार से मैं कई वर्षों से बच्चों को गाइड करते हुए आ रहा हूं कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, ताकि वो अपने करियर में बहुत आगे जा सके। केतन जी, जैसा आपने बताया, तो आप ये भी बताइए कि आपकी एकेडमी में छात्रों को किस तरह से पढ़ाया जाता है? ऑनलाइन क्लासेस भी होते हैं या फिर सिर्फ ऑफलाइन क्लास के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है? मैम, जब हमने शुरुआत की थी हमारे एकेडमी की, तो केवल हम ऑफलाइन क्लासेस में ही हम हमारी कक्षाएं देते थे। हमारा जो पूरा स्टाफ था वो केवल ऑफलाइन कक्षाएं ही देता था। लेकिन जैसा कि आजकल की जो ज़रूरत है, कोविड के बाद से जो हमने चीज़ें देखी हैं कि कहीं ना कहीं बच्चा एक बाहर जाता है तो वो जब पढ़ाई करता है तो बहुत सारे बच्चे, जो 2 टाइप के बच्चे होते हैं, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक बताना चाहूँगा कि एक इंट्रोवर्ट बच्चा होता है, एक्सट्रोवर्ट बच्चा होता है। जो एक्सट्रोवर्ट बच्चा होता है वो तो क्लास में जाके, ऑफलाइन क्लासेस में जाके पूछ लेता है कि सर मुझे ये नहीं आ रहा है, मैडम मुझे ये नहीं आ रहा है। बट जो इंट्रोवर्ट बच्चा होता है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से डरता भी है और एक थोड़ा सा भीड़ भाड़ जाने में थोड़ा सा उसको संकोच होता है। तो इसी वर्ष से हमने हमारी संस्था में ऑनलाइन क्लासेस भी चालू कर दी हैं, जिससे हमारे फैकल्टी मेंबर अब बच्चों को ऑफलाइन कक्षाओं के साथ साथ अब ऑनलाइन कक्षाएं भी देंगे। मैम, केतन जी, जैसा आपने कहा कि बाहर रहने वाले बच्चों की मैं बात कर रही हूँ,
तो कई तरह के डिस्ट्रैक्शंस उनके पास होते हैं। अगर मैं पुराने टाइम की बात करूं तो उतने डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते थे, तो ऐसे में टाइम मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस छात्रों के जीवन पर कितनी पड़ सकती है? जी मैम, टाइम मैनेजमेंट मैम, यहाँ पे दो चीजें हैं, दो टॉपिक अलग अलग है। एक होता है डिस्ट्रैक्शन और दूसरा होता है टाइम मैनेजमेंट। अगर हम डिस्ट्रैक्शन की बात करें तो पहले के टाइम पे जो था, डिस्ट्रैक्शंस काफी कम होते थे। आजकल के टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन साथ ही साथ मैम यहाँ पे प्लस पॉइंट भी है कि जो छात्र इस टाइम पे बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपने गोल के प्रति फोकस करेगा तो बहुत ही जल्दी वो अपने गोल को अचीव कर लेगा। और रही बात टाइम मैनेजमेंट की, तो टाइम मैनेजमेंट मैम जिसने करना सीख लिया वो बहुत ही अच्छे से अपने परीक्षाओं में बहुत ही अच्छे अंक ले आएगा। और रही बात यहाँ पे केवल यहाँ पे परीक्षाओं की बात नहीं है, अपने लाइफ में भी मैम टाइम मैनेजमेंट का काफी रोल होता है। मैं टाइम मैनेजमेंट से यहाँ पे अभी मैम परीक्षा में केवल 1 से 1.5 महीने का टाइम बचा हुआ है, हम सभी जानते हैं। यहाँ पे जब भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो वहां पे उनको टाइम मैनेजमेंट को लेके मैं उन्हें टाइम टेबल के बारे में बात करता हूँ मैम, कि बहुत सारे छात्र होते हैं जो 15-15 घंटे, 16-16 घंटे ऐसे करके वो बहुत लंबा चौड़ा टाइम टेबल बना लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं होता है। एक आप टाइम टेबल बनाएं, और टाइम टेबल भले से 5 घंटे का हो, भले से 6 घंटे का हो, लेकिन उन टाइम टेबल में सारी चीजें कवर्ड हो। और मैं बच्चों को ये गाइड करता हूं कि टाइम टेबल जो होगा वो टाइम टेबल केवल टाइम के अकॉर्डिंग ना हो, वो टॉपिक्स के अकॉर्डिंग भी हो। कि आज फॉर एग्जाम्पल, आज हम अगर 12 तारीख से कोई चीज शुरुआत कर रहे हैं या फिर मंडे से हम कोई चीज शुरू कर रहे हैं, तो हम उस पूरे दिन में हम टॉपिक्स खत्म करें। फॉर एग्जांपल, अगर हम 12th की बात करें, अगर फिजिक्स का कोई सा टॉपिक है तो हम उस टॉपिक को खत्म करने की सोचें, ना कि हम उस टाइम लिमिट में कि भाई 1 घंटा हमको केवल फिजिक्स पढ़ना है तो हम 1 घंटे के बाद फिजिक्स रख देंगे, 1 घंटा बायो पढ़ना है तो 1 घंटे के बाद बायो रख देंगे। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर मेरा जहां तक मानना है, जहां तक मैं गाइड करते हुए आ रहा हूं, बच्चों की जो परेशानी होती है, आखिरी में बच्चे आते आते मैं बिल्कुल निराश हो जाता है, क्योंकि जो शुरू से होता है उसने तैयारी नहीं की होती है, और आखिरी में आके बच्चा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो परेशानी से बचने के लिए टाइम मैनेजमेंट आपको शुरू से ही करना पड़ेगा। आगे आने वाले एग्जाम्स में भी आप शुरू में ही टाइम मैनेज अच्छे से करके चलें। जो टाइम टेबल बनाएं उसको प्रैक्टिकल रखें। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर दिन भर में 3 घंटे ही पढ़ पा रहे हैं तो 3 घंटे की पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि पूरे दिन आपको एक फील हो, कि उस पूरे दिन का आपको रिग्रेट ना हो कि हाँ, मैंने आज पूरा दिन वेस्ट कर दिया। तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैं यही कहूंगा मैम, कि शुरू से ही टाइम आप मैनेज करके चलें, और एक टॉपिक कवर करके चलें आप, कि दिन भर में अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 सब्जेक्ट को बराबर टाइम मिलना चाहिए। हाँ, उसी में ये होता है कि कुछ टफ सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे सकते हैं। केतन जी, उसी से जुड़ा मैं एक सवाल करना चाहूंगी। पहले स्टूडेंट्स के मुकाबले की हम बात करें तो उतना ज्यादा कंपटीशन नहीं होता था, पर अभी अगर हम स्टूडेंट्स को देखें तो कंपटीशन ज्यादा है, स्टूडेंट्स ज्यादा है, तो एक्सपेक्टेशन का जबरदस्त स्ट्रेस उनके ऊपर होता है। तो उस तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट उनको किस तरह से करना चाहिए? तो वही एग्जाम जब आते हैं तो उनको डिस्ट्रैक्शंस भी मैनेज करना है, साथ में कंपटीशन को भी देखना है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट कोई भी स्टूडेंट किस तरह से कर सकता है? जी मैम, 2 चीजें हैं। एक तो स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है और एक होता है कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जाए। और मैम, सबसे बड़ी बात है कि आज का जो विद्यार्थी है, आज जो जेनजी जनरेशन की हम बात करते हैं, आज बच्चों में 2-3 चीजों की कमी है। जैसे कि बच्चा पेशेंस नहीं रख पाता है, बच्चे में धैर्य बिल्कुल भी नहीं है, उसको चीजें मैम तुरंत चाहिए होती हैं, कि हमको कोई भी चीज आज के आज चाहिए। लेकिन वास्तविक दुनिया में कोई भी जो तत्कालीन चीज होती है वो ज्यादा देर तक नहीं टिकती है। तो धैर्य रखें। जो कंपटीशन जो आप फेस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मैम आपको लाइफ के लिए तैयार कर रहा है। मैं बच्चों को यही कहना चाहूंगा कि बच्चा जब तक कंपटीशन को फेस नहीं करेगा तब तक मैम उसमें निखार नहीं आएगा। जिस प्रकार से एक जो जोहरी होता है वो धीरे धीरे कैसे ऑर्नामेंट्स को तराशता है और बहुत ही सुंदर सुंदर आकृतियां बनाता है, बहुत ही अच्छे अच्छे ऑर्नामेंट्स बनाता है, तो क्यों कर पाता है? क्योंकि वो उसने बहुत परिश्रम किया है। तो मैं यहाँ पे कंपटीशन को परिश्रम से ही जोड़ना चाहूंगा, कि जितना ज्यादा जो बच्चा तपेगा उतना ही ज्यादा वो आगे चल के अपने फ्यूचर में निखार लाएगा। और रही बात मैम करियर में आगे बढ़ के चीजों को एक्सेल करने की, तो मैम जो बच्चा जितना ज्यादा कंपटीशन फेस करता है, मेरा मानना यह है कि वो अपनी लाइफ में उतना ही सक्सेस को भी पाता है और वो डिजर्विंग होता है मैम। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे कि मैं बच्चों को बताता हूं
हमारे कार्यक्रम से जुड़े बच्चे भी इस चीज को ट्राई कर सकते हैं। मैंने मैनिफेस्टेशन के ऊपर काफी जोर दिया है और मैंने उसके ऊपर काफी स्टडीज भी की हैं। मैनिफेस्टेशन के अकॉर्डिंग हम ये कर सकते हैं कि जैसे रात में सोने से पहले हम एक ग्लास में पानी रखें और सुबह उठ के उस पानी से हम पॉजिटिव चीजें बोलें जो हमको हमारी लाइफ में चीजें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्लास 12 का विद्यार्थी हूं, मेरे अगले महीने से बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप मैनिफेस्टेशन करके उन चीजों को, स्ट्रेस को कहीं ना कहीं आप कम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पेरेंट्स से भी एक गुजारिश करना चाहूंगा कि बच्चों पे इतना ज्यादा प्रेशर ना दें कि बच्चा वहां पे अपना स्ट्रेस मैनेज, क्योंकि बच्चा जरूरी है। बच्चे से जरूरी हमारा कुछ मार्क्स नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा बच्चा टॉप रहना चाहिए, हमारा बच्चा फर्स्ट आना चाहिए। खैर, उनकी एक्सपेक्टेशन भी गलत नहीं है। पेरेंट्स अपनी तरफ से 100% देते हैं और ये सोचते हैं कि हमने अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल्स में भी पढ़ाया, हमने अपने बच्चों को बहुत अच्छी कोचिंग्स भी लगा दी हैं, फिर भी हमारा बच्चा एक्सेल क्यों नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन बहुत ही सही होता है, लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स को ये भी समझना चाहिए कि हमारे लिए हमारा बच्चा जरूरी है। मार्क्स तो क्या है, एक शीट ऑफ पेपर होता है और वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि बच्चे में कितनी प्रतिभा है, कितनी प्रतिभा नहीं है, लेकिन ये सारी चीजों को कवर नहीं करता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा बच्चों को कि अगर स्ट्रेस हो रहा है तो आप शांत ना रहें, आप अपने टीचर से बात करें, आप अपने पेरेंट्स से बात करें, क्योंकि मैम जो बच्चा स्ट्रेस में होता है और किसी से कुछ कह नहीं पाता है, वहां पे मैम ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि बच्चा अंदर ही अंदर घुटता है और कहीं ना कहीं फिर गलत कदम उठा लेता है। तो मैं सारे बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आपको स्ट्रेस लगे आप प्लीज अपने टीचर से बात करें, अपने मेंटोर से बात करें, अपने फ्रेंड से बात करें या अपने माता पिता से बात करें, पर चुप ना रहें, अपने अंदर स्ट्रेस को ना दबा के रखें, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आप कहीं पे भी हारते हैं, अगर आप पूरी चीजें हार के अगर बैठे हैं, फिर भी आप जीरो से रिस्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ खुद से लिखेंगे। आप जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं लाइफ में, वो चीजें आपको आगे आके आपके डॉट्स कनेक्ट होंगे और आपको आगे जाने में बहुत मदद करेगी। बिल्कुल केतन जी, आपने सही बात कही कि बच्चा जरूरी है। ऐसे में अब एक सवाल मेरा उसी से जुड़ा होगा कि पेरेंट्स इसमें क्या भूमिका निभा सकते हैं, उनको क्या सलाह आप देंगे, और आज का जो कोचिंग कल्चर है, जो ट्रेंड है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? मैम, पहली बात मैं पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो अपने बच्चे को समझें। कई बार मैम हम देखते हैं कि 10th के बाद बच्चा जब स्ट्रीम सिलेक्शन करता है तो एक फैमिली कल्चर जो चलता है कि मैं डॉक्टर हूं तो मेरा बेटा भी डॉक्टर बनेगा, मैं डॉक्टर हूं तो मेरी बेटी भी डॉक्टर बनेगी। ये ट्रेंड को मैम कहीं ना कहीं खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि आज कल जो हम देख रहे हैं, पहले के टाइम पे मैम केवल गिने चुने करियर ऑप्शंस थे, लेकिन आज के टाइम पे मैम बहुत वास्ट करियर ऑप्शंस हैं। हम ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हैं, हम कोडिंग सीख सकते हैं, हम बहुत भी डिफरेंट फील्ड्स हैं उसमें जा सकते हैं। अब केवल हमारे पास इंजीनियरिंग, मेडिकल यही नहीं रह गए हैं, बहुत अच्छे फील्ड्स हैं। तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि बच्चा हमारा है और नंबरों से ज्यादा जरूरी हमारा बच्चा है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को उनके सपनों में सपोर्ट करना चाहिए, बच्चों को समय देना चाहिए, वो करना क्या चाह रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैम बच्चा भी अपने लाइफ को लेके एक टाइम के बाद सीरियस हो जाता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कम उम्र में रहते हैं और वो शरारतें करते हैं, बहुत शरारती बच्चे होते हैं। तो पेरेंट्स की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा बच्चा शरारती है, क्या पता आगे चल के इसका करियर क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये लाइफ में क्या कुछ कर पाएगा। तो मेरी पेरेंट्स से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपने बच्चों पे भरोसा रखिए और उनको गाइड कीजिए। उनको 10th क्लास के बाद बच्चों का दोस्त बनिए और उनसे जानने की कोशिश करिए कि वो लाइफ में करना क्या चाहते हैं। पेरेंट्स की यहाँ पे मैम बहुत ही बड़ी भूमिका हो जाती है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात ये आती है कि पेरेंट्स बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में डाल के भूल जाते हैं कि हमने फीस भर दी है, हमने कोचिंग में एडमिशन करवा दिया है तो बच्चा अब अच्छा कर लेगा। यहाँ पे पेरेंट्स थोड़ा सा एक लैक करता है कि हमने बच्चे को कोचिंग में एडमिशन करवाया है, हमने बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाया है, पर बच्चे के साथ बच्चे की लाइफ में क्या हो रहा है, इन सभी का एक चेक पेरेंट्स के पास भी होना चाहिए। तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपने बच्चों से जुड़े रहें। बच्चा जब ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए आपसे फोन मांगता है तो फोन में आप भी चेक करते रहें टाइम से कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। अगर बच्चा पढ़ाई के लिए फोन ले रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये एज ऐसी है, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं और बच्चा इस समय बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है। तो यहाँ पे पेरेंट्स का
और बच्चे के मेंटर का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि मैम कहीं ना कहीं वो बच्चे के आगे की लाइफ के लिए उसको एक मॉडिफाई कर रहा होता है, उसको एक डायरेक्शन दिखा रहा होता है। और कहीं ना कहीं इसमें पेरेंट्स और जो टीचर्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एग्जाम टाइम पे भी पेरेंट्स काफी प्रेशर डालते हैं बच्चों पे कि मार्क्स अच्छे आने चाहिए, मार्क्स ये क्यों नहीं आ रहा, तुम्हें ये नहीं आ रहा है, शर्मा जी के बेटे को देखो ये किया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज ना करें। आपके लिए आपका बच्चा जरूरी है, उसको भी पता है कि लाइफ में क्या चीजें करनी है। और बच्चों से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने माँ बाप का भरोसा कभी ना तोड़ें। अगर वो बहुत ही मेहनत करके अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो आप उनके लिए नहीं तो कम से कम अपने लिए बहुत ही अच्छी पढ़ाई करें और अपना फ्यूचर खुद सिक्योर करें। जहां पे गाइडेंस की जरूरत लगती है आप अपने मेंटर से बात करें, आप अपने पेरेंट्स से बात करें। बिल्कुल केतन जी, सही कहा। एंड ऑफ द डे स्टूडेंट पे ही डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहा है। अब आप मुझे ये बताइए कि शिक्षा के क्षेत्र में बंसल समूह के योगदान को आप किस रूप में देखते हैं? मैम काफी समय से जब हमने इंस्टीट्यूट भी हमारा ओपन किया था, बंसल ग्रुप जो है एजुकेशन के फील्ड में मैम काफी अच्छा काम कर रहा है। हमारा जो धामनोद एरिया है काफी एक छोटा एरिया है और धीरे धीरे डेवलपिंग कंडीशन में है। वो ऐसे एरियाज में भी बंसल समूह की बसें आती हैं और वहां से बसों की अवेलेबिलिटी से लेके बच्चों को स्कॉलरशिप देने से लेके बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देने के से लेके सभी चीजों में बंसल समूह बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और एजुकेशन से रिलेटेड चीजें बंसल ग्रुप टाइम टाइम से करता रहता है, वो चीज मुझे इसकी बहुत अच्छी लगती है। केतन जी, स्टूडेंट्स को आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? हमने अभी स्ट्रीम की बात की, तो अभी कुछ ही समय में बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले हैं, तो 12th के बाद सबसे अच्छा स्ट्रीम स्टूडेंट के लिए कौन सा हो सकता है जिसमें जॉब सिक्योरिटी भी हो? क्योंकि जॉब एक सबसे बड़ी चीज़ है किसी भी स्टूडेंट के लिए जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो कौन सा वो क्षेत्र हो सकता है? जी मैम, यहाँ पे बच्चों का एक तो होता है 10th के दो मैम मैं मानता हूँ सबसे बड़े पड़ाव होते हैं बच्चों के जीवन में। एक होता है बच्चे का 10th के बाद का पड़ाव और एक होता है बच्चे का 12th के बाद का पड़ाव। 10th के बाद का जो पड़ाव होता है वो 12th के बाद के पड़ाव से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 10th के बाद जब बच्चा स्ट्रीम सिलेक्शन करता है, मैं अपने बारे में बताऊं तो मैम शुरू में मैंने ही काफी भटकाव, लैक ऑफ गाइडेंस के कारण मैं नहीं ले पाया था मेरी सही स्ट्रीम। बाद में मुझे मेंटर्स ने गाइड किया और मेरे टीचर लोग जो हैं उन्होंने मुझे गाइड किया कि बेटा आपके लिए ये सही रहेगा। तो 10th के बाद सबसे बड़ा पड़ाव आता है सब्जेक्ट सिलेक्शन का। आप देखेंगे कि कई बार बच्चे क्या करते हैं, अपने दोस्तों ने जो स्ट्रीम लिया है वो स्ट्रीम में चले जाते हैं। काफी टाइम पढ़ने के बाद उनको ये समझ में आता है कि अरे यार हमसे तो गलती हो गई, हम इस फील्ड के लिए नहीं बने हैं, हमसे ये फील्ड नहीं हो पाएगा। फिर थोड़े टाइम पढ़ने के बाद अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट चेंज करते हैं। कई बार 10th के बाद अगर सब्जेक्ट सिलेक्शन में गलती हो जाती है तो बच्चे बड़ी बड़ी कोचिंग्स में एडमिशन ले लेते हैं। जैसे बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स होती हैं उनमें उनकी फीस भी काफी होती है। तो एक बार बच्चा अगर उसमें एडमिशन ले लेता है तो बच्चा डर के मारे अपने पेरेंट्स से भी नहीं कह पाता है कि पापा मुझसे गलती हो गई है, मुझसे ये नहीं हो पाएगा फील्ड। तो वो एक कहीं ना कहीं बच्चा डर जाता है और मजबूरी में वो चीज को 10th से ही कैरी ऑन करने लग जाता है। तो 11th 12th में बच्चे ने फिर वो मजबूरी में चीजें कैरी ऑन करी। फिर 12th के बाद फिर मैम उसका मन लगता नहीं है और वो कहीं ना कहीं फिर भटकाव आ जाते हैं। रही बात जॉब सिक्योरिटी की, तो दूसरे पड़ाव की हम बात करते हैं कि बच्चा जैसे 12th क्लास पास करता है तो 12th के बाद मैम आजकल हर फील्ड में अगर आपके पास स्किल अवेलेबल है तो बच्चे को हर फील्ड में जॉब मिलती है। आप अपना खुद का, आज जो हमारे इंडिया में हम देखते हैं कि स्टार्टअप कल्चर बहुत ही अच्छा चल रहा है और कहीं ना कहीं बच्चे इसके प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड भी होते हैं। और मैं हमारे इंस्टीट्यूट से काफी बच्चे हैं जिन्होंने अर्न करना चालू कर दिया है, जो ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे थे, जो 12th पास आउट होके जिनका कोई भी मतलब एक बहुत ही भटकाव था और जिन्होंने स्किल डेवलपमेंट में काम किया और स्किल्स सीखे और आज बहुत ही अच्छी अच्छी जगह पे अर्न कर रहे हैं मैम। तो आपके मैं मार्गदर्शन के माध्यम से बच्चों को यही कहूंगा कि बेटा देखो आपके पास जॉब सिक्योरिटी हर फील्ड में है, बस आपके अंदर स्किल होना चाहिए।
अगर आपके अंदर स्किल अच्छा है तो आपको हर फील्ड में जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगा। अप्स एंड डाउन्स आते हैं करियर में, तो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा। और अगर आपके पास स्किल अच्छा है तो आपको हर फील्ड में जॉब मिल जाएगी, उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और रही बात कौन सा फील्ड अच्छा है और कौन सा स्ट्रीम अच्छा है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो सारे स्ट्रीम्स अच्छे हैं, क्योंकि आजकल के टाइम पे इतना अच्छा एडवांस एरा चल रहा है और ये बहुत ही अच्छा टाइम है बच्चों के लिए कि वो अपना करियर किसी भी एक फील्ड को चूज करके बहुत ही आगे जा सकते हैं। हम आर्ट्स फील्ड की बात कर लें, हम कॉमर्स फील्ड की बात कर लें, हम अगर बायोलॉजी मैथ्स फील्ड की बात कर लें, सभी स्ट्रीम्स में बहुत ही अच्छे जॉब्स हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स लगते हैं बच्चों के, और बच्चा बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। बस आप अपने ऊपर भरोसा रखें कि आप बहुत अच्छा करेंगे लाइफ में, और अपने इंटेंशन हमेशा सही रखें बच्चों। जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो मेरी एक दो सलाह है कि आप अपने मम्मी पापा को याद करें कि किस तरीके से वो हमको पढ़ा रहे हैं, और आप एक प्रैक्टिकल थिंकिंग के साथ अपनी पढ़ाई करें कि आपको इस समय करियर पे फोकस करना है कि अपने दूसरी चीजों पे फोकस करना है। कई बार बच्चों को रिलेशनशिप भी डिस्ट्रैक्ट करता है, फोन डिस्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, तो ये चीजें बाद में भी हो सकती हैं। आप 10th से लगा के 12th तक, और 12th के बाद जो आपका कॉलेज का जो जर्नी रहेगी वो आपके आगे के लाइफ जीने का तरीका डिसाइड करेगी कि अगर इन एज में आप लोगों ने लाइफ अच्छी, अगर करियर अच्छा चूज कर लिया तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी बन जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट होगा, अगर मन तो में आगे तय चल के कर फिर लिया आपको जाए बहुत और ज्यादा बहुत ज्यादा मेहनत अपने पैशन के लिए की जाए तो सक्सेस तो मिलना तय है। और इसी के साथ हम हमारे खास प्रोग्राम मार्गदर्शन को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद डॉक्टर केतन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद है आज की चर्चा से आपको अपने करियर और एजुकेशन को लेकर नई डायरेक्शन मिली होगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक और एक नए एक्सपर्ट के साथ। नमस्कार, देखते रहिए बंसल न्यूज।